अच्छा, आज हमने पहले तो वो भी करना था, सॉरी आई फॉरगॉट। इसको हम कर देते हैं, बल्कि इसको रहने देते हैं, और FR1 जो है वो, अच्छा उस दिन हम क्वेश्चन कर रहे थे, कोई अच्छा बहुत से लोग जो हैं वो, अच्छा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे? सर लास्ट टाइम हमने क्या किया था? IS-20 किया था, गवर्नमेंट ग्रांट वाला, और उसका एक मेथड किया था जिसमें हमने गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो देखा था कि अगर वो कॉस्ट में से लेस कर दी जाए तो फिर क्या जो है वो होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे थे लास्ट टाइम, और हमने इसमें दो चीजें जो हमने देखी, हमने ये देखा था कि अगर कॉस्ट में से लेस कर लिया जाए तो ग्रांट की अमाउंट कितनी बनेगी, और वो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होगी, और जो ये फाइल तो आपके सामने PDF वाली शो हो रही है ना? यस सर। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है यही शो हो रहा है, ये अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स वोला लिमिटेड वाला? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट थी, ये कर्सर अगर मेरा नजर आ रहा हो तो कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द depreciation charge and show the relevant extracts from the financial statements in the first year under both methods। तो अच्छा, इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास है? जी सर। अच्छा, और कितने बजे खत्म होगी? 5:30। 5:30। अच्छा, 9 o'clock अगर मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में ही क्वेश्चन शेयर कर लूं और आप मुझे उसका आंसर जो है वो मुझे मेल कर दें। कोई सर? हाँ, क्विज जो है 9 o'clock, अगर आप लोग बाकियों से पूछ लें सर, मुझे तो कोई इशू नहीं है। ये बाकियों को मैंने अनम्यूट तो सबको ही किया हुआ है ना? सर कर दें, आपने म्यूट कर दिया दोबारा। हाँ जी, सर भेज दीजिएगा, हम कर लें। हाफ एन आवर होगा आपके पास, कोई ज्यादा इतना मुश्किल क्विज जो है वो नहीं है, सही है, एक ही क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व करके उसकी पिक्चर लेके और वो मुझे मेल कर दें। ठीक है, किसी को कोई मसला तो नहीं? मुझे कोई मसला यहाँ किसी को कोई लग नहीं रहा, तो आई गेस के 10 बजे कर दें। 10 बजे कर सर दें। मेरे नेट का इशू है सर, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये तैयब बोला था? नहीं, हमजा बाबर था। हमजा, और हमजा फिर जो है वो मेरा ख्याल है कि डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं, अभी तो है तो सही वो साथ हमारे। अच्छा चलें, बहरहाल 9 o'clock या 10 o'clock? ये हुसैन नकवी कौन है? सर मुझे क्वेश्चन 13 में मसला और था वो। सर 10 o'clock। सर 10 बजे सही है। 10 बजे इट इज, ठीक है जी, 10 बजे डन हो गया। हुसैन नकवी कौन है ये? सर
जी जी। सर वो क्वेश्चन 13 में मसला और था। क्वेश्चन 13 भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ना देख लें, क्या कहते हैं? ठीक है, ये ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमने, अगर इफ यू कैन टेल मी द अमाउंट ऑफ ग्रांट, तो ये बहुत ही मेरे लिए आसान काम हो जाएगा कि अगर आप मुझे ग्रांट की अमाउंट जो है वो आप मुझे अगर बता दें। सर जो उस दिन निकाली थी सर, जी जी, एक क्वेश्चन नंबर 6 का सर वो 5 4 3 मेथड बी में हम जो है वो ट्रीटिंग ग्रांट एज लायबिलिटी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारे पास कितना आया था? सर 2175 ठीक है। सर। वो एडजस्टेड कॉस्ट नहीं नहीं, एडजस्टेड कॉस्ट नहीं, जो एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट आई थी 2175 000 21,75,000 आई थी। ठीक है। यस सर। और अमाउंट ऑफ ग्रांट जो आई थी, अमाउंट ऑफ ग्रांट जो थी वो हमारे पास थी 5 लाख पता नहीं 43 थी 47 थी। सर 5,43,750। तो ये हमारे पास वो कैलकुलेशन है जो कि कॉमन है, बेशक हम मेथड ए फॉलो कर रहे हों जिसमें हम ग्रांट को यानी 5,43,750 को हमने क्या किया था कि हमने मेथड ए में कॉस्ट ऑफ द एसेट से हमने इसको डिडक्ट कर लिया था, और यस कॉस्ट सर। ऑफ एसेट से डिडक्ट करने के बाद हमने देखा था कि ग्रांट की सॉरी रिमेनिंग कॉस्ट या एडजस्टेड कॉस्ट आई थी। एडजस्टेड कॉस्ट की हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की थी। ठीक है। यस सर। वो जो है वो होगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो ग्रांट को हम लोग जो है वो मेथड नंबर 2 है जिसमें हम ग्रांट को डिडक्ट नहीं कर रहे, सॉरी। और अगर हम ग्रांट को डिडक्ट ना करें तो फिर जो है वो सिचुएशन हमारे सामने जो है वो क्या बनेगी, वो अब हम देख लेते हैं कि इन दिस केस जो क्योंकि मेथड बी है, ग्रांट विल नॉट बी डिडक्टेड कॉस्ट एसेट। और जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट जो होगी वो हमारे पास उसमें एक तो उसी तरह डेमोराज आ जाएगी। डेमोराज चार्जेस कितने थे? डेमोराज चार्जेस थे 50,000 के, जैसे हमने उस दिन लिखे थे, यहाँ पे भी आ जाएंगे। और डिप्रिसिएशन चार्ज जो है, डिप्रिसिएशन चार्ज जो है वो हमारे पास आ जाएगा 21 लाख और 50,000, 21 लाख और 75,000 को हम डिवाइड करेंगे। 21,75,000 को लाइव, हाँ जी, इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन चार्ज है वो 20% है, तो 20% जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ज इसका हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? ये 20% डिप्रिसिएशन चार्ज, ये जहां मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे ही देखें तो आपको डिप्रिसिएशन ऑन टर्बाइन वाज 20% स्ट्रेट लाइन। तो ये रेट मैंने खुद से सपोज नहीं किया है, ये रेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका 20% लिया तो ये 4,35,000 आ गई। अच्छा, उस दिन डिप्रिसिएशन चार्ज कितनी आई थी? अब तो मैंने म्यूट भी नहीं किया हुआ किसी को।
326,250 326 आई थी। 3 लाख समथिंग आई थी और आज जो है वो 3,26,000 हाँ 3,36,000 या पता नहीं कितनी 26,250 3,26,250 ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत जो है वो अभी थोड़ी देर में शायद पड़ जाए। ये मैं वैसे ही यहाँ कंपैरिजन के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3,26,250 जबकि फिलहाल जो है ये आ रही है 4,35,000। अब एंड रिजल्ट दोनों का आप देखिएगा कि एंड रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। एंड रिजल्ट दोनों का सेम कैसे होगा? रिकग्नाइज्ड ग्रांट हम यहाँ पे लिख रहे हैं और रिकग्नाइज्ड ग्रांट जो है वो मैं यहाँ पे रिकग्नाइज्ड ग्रांट जो है वो बेसिकली ग्रांट ट्रीटेड एज इनकम है। ठीक है, रिकग्नाइज ग्रांट से मेरी मुराद ये है। अब ये मैं कर क्या रहा हूँ ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो मैं अमाउंट ग्रांट की अमाउंट है हमारे पास 5,43,750 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये हमारे पास 1,08,750 हो जाएगा जो कि इनकम है। और इसको अगर आप अभी अभी फिलहाल मैं इस बात को छोड़ देता हूँ। बस ये फिलहाल हम ये लिख लिया हमने कि हमने क्या किया है, हम इस पे थोड़ी देर में बात करते हैं। ये जो 50,000 है ये भी एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो रहा होगा। ये जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये क्रेडिट हो रही है तो मींस कि ये इनकम के तौर पे जो है वो रिकॉर्ड की जा रही होगी। ठीक है, अच्छा अब हम इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं बैलेंस शीट पे और बैलेंस शीट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कैसे हो रही होगी। बैलेंस शीट में अच्छा बैलेंस शीट में एक तो ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट, तो बैलेंस शीट में एक तो हमारा एसेट फुल कॉस्ट पे जो है वो शो हो रहा होगा एसेट्स साइड पे। लैंड शो हो रही होगी हमारी, लैंड की उस दिन हमने प्राइस क्या लिखी थी 10,50,000 और टरबाइन जो है टरबाइन की कॉस्ट जो है वो हमारे पास शो हो रही है 21,75,000 की। अब ये कॉस्ट और वो कॉस्ट जो कि हमने मेथड ए में शो की थी दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं कि हमने वहां पे उसको एडजस्टेड कॉस्ट पे शो किया था जबकि यहाँ पे हम उसको ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू बनती है हम उसके ऊपर उसको लिख रहे हैं। दूसरी चेंज जो मेथड ए में और इसमें है वो ये है कि एसेट में से लेस जो है वो डिप्रिसिएशन ही हो रही है और डिप्रिसिएशन लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। जो टरबाइन है टरबाइन की कॉस्ट है 21,75,000, डिप्रिसिएशन हम इसमें से लेस करेंगे 4,35,000 जो कि टरबाइन की कॉस्ट कहाँ से आई? टरबाइन की कॉस्ट वो उस दिन हमने कैलकुलेट की हुई थी 21,75,000। नहीं ये तो नहीं थी, यही थी कॉस्ट ऑफ एसेट जो बैलेंस शीट में लिखवाई थी वो तो सर ने 16,31,250 है। वो हमने जी वो इसलिए कि उस दिन हम कर रहे थे मेथड ए फॉलो और मेथड ए में हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ द एसेट होती है कॉस्ट ऑफ द एसेट में से हम ग्रांट को माइनस कर लेते हैं। ओके। और आज वाला जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं ये वो मेथड है जिसमें कॉस्ट में से ग्रांट माइनस नहीं की जाती। तो जब हमने ग्रांट माइनस ही नहीं की तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ द एसेट भी ज्यादा ही शो होगी।
ठीक है। ओके सर। और क्योंकि ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज भी ज्यादा आएगा, जबकि उस दिन हमने कम अमाउंट लिखी थी तो कम अमाउंट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज भी कम आया था। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो ये जब माइनस हो गया तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रही है एसेट की, वो एसेट की अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है, 21,75,000 माइनस 4,35,000। तो अमाउंट हमारे पास है 17,40,000। ठीक है जी। और क्योंकि ग्रांट को हमने माइनस नहीं किया, ये हमारे पास जो थी बैलेंस शीट की एसेट्स साइड थी, जिसमें हमने लैंड लिखा और हमने टरबाइन लिखी और हमने डेप्रिसिएशन उसमें से जो है वो लेस कर दी। लाइबिलिटीज साइड पे हमारे पास जो चीज आएगी वो एक तो ग्रांट की अमाउंट आ जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट की अमाउंट आ जाएगी, और गवर्नमेंट ग्रांट की अमाउंट जो है गवर्नमेंट ग्रांट की जो अमाउंट है वो हमारे पास है 5,43,750। अच्छा, इस ग्रांट में से ये ग्रांट जो है ये जैसे अनअर्न्ड इनकम होती है और अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये ग्रांट जो है ये ग्रांट भी हमारी बिल्कुल अनअर्न्ड इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी। और इसमें भी जो है वो हम एडजस्टमेंट करेंगे। ग्रांट में कैसे एडजस्टमेंट की जाएगी कि ग्रांट की जो टोटल अमाउंट है जो कि 5,43,750 है, 5,43,750 में से जितनी ग्रांट हमने हर साल रिकग्नाइज करनी है उतनी अमाउंट को हम कर लेंगे माइनस, लेस करेंगे इसमें से हम लेस करेंगे इसमें से हम रिकग्नाइज्ड एज इनकम। ठीक है जी। 21,75,000 और किया इसको माइनस, और अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट होगी हमारे पास 5,43,750, और इसमें से जो हमने रिकग्नाइज कर ली है वो जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में ऊपर ये लिखी हुई है 1,08,750, ये हमने इसमें से कर ली माइनस। और ये अब हम माइनस कर क्यों रहे हैं ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये ग्रांट हमने जो है वो माइनस की क्यों है। और फाइनल अमाउंट जो होगी ग्रांट की जो फाइनल अमाउंट होगी, वो फाइनल अमाउंट जो है वो हम लाइबिलिटीज साइड पे लिखेंगे, जो कि हमारे पास 5,43,750 में से 1,08,750 हमने माइनस कर लिए, तो 4,35,000 की अमाउंट हमारे पास रह गई। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं, ये हमने सारी फिगर्स तो हमने कंप्लीट कर ली और लिख ली कि एसेट्स में एक जो है वो आपका लैंड आ जाएगा, और लैंड पे क्योंकि डिप्रिसिएशन वगैरह जो है वो नॉर्मल हालात में चार्ज नहीं होती है तो हमने उसको बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिख दिया। फिर टरबाइन जो थी, जो हमारा दूसरा एसेट था, उसकी हमने क्योंकि इस दफा कॉस्ट में से कुछ भी चीज माइनस नहीं की थी तो हमने उसको ग्रांट माइनस नहीं की थी, ग्रांट को हमने अलहदा से लाइबिलिटीज साइड पे ग्रांट को अलहदा से लाइबिलिटीज साइड पे हमने मेंशन किया कि ये लाइबिलिटी ये हमारी जो है वो हमें पैसों की फॉर्म में जो है वो दे तो दी गई है, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये अटैच है कि आप ये रिकग्नाइज जो है वो तब कर सकते हैं जब आप साथ में जिस काम के लिए आपको ग्रांट दी गई है तो आप वो काम जो है वो साथ साथ करें, तो उतनी ग्रांट जो है वो आपको रिलीज कर दी जाएगी। बजट एलोकेट हमने आपको कर दिया है, अमाउंट एलोकेट हमने आपको कर दी है, लेकिन आप वो इस्तेमाल तब कर पाएंगे जब आप ये काम, जिस काम के लिए आपको ग्रांट दी गई थी, वो काम आप करना शुरू कर दें। तो 5,43,750 हमारे पास ग्रांट थी।
हम वो टर्बाइन में से माइनस जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि ग्रांट सारी की सारी हमें मिली नहीं है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो 21 लाख और 75,000 पे ही लगेगी, और 21 लाख 75,000 पे जब हमने 20% लगाई तो हमारे पास की अमाउंट आई वो 4 लाख और 35,000। ये जब हमने माइनस की तो एसेट पीछे रह गया 17 लाख और 40,000 का। फिर हमारे पास जो लायबिलिटीज में, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट को हमने उसमें से माइनस नहीं किया था, तो लायबिलिटीज साइड पे ग्रांट हमने रिकग्नाइज की कि ये ग्रांट मिल तो चुकी है लेकिन इसके बदले में अभी तक हमने काम किया नहीं है। अब 1 साल गुजरने के बाद, क्योंकि एसेट की लाइफ भी 5 साल है, तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट कि हम इस ग्रांट को भी 5 साल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर वरना कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जो बेसिस होगी वो हमें बताई जाएगी। फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था कि भाई अगर आपको ग्रांट अगर मिल रही है तो वो ग्रांट आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, एलोकेट कैसे करेंगे, तो इस वजह से हमने भी कुछ खास जो है वो काम जो है वो उसके ऊपर नहीं किया। हमने अदर देन दैट के अगर एसेट की लाइफ 5 इयर्स है और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है, तो ग्रांट को भी हमने 20% के हिसाब से ही रिकग्नाइज किया। और जब हमने 5,43,750 को 20% से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू आई जो कि हमारे पास यहाँ पे है, जो कि 1,08,750 है। ये जरूर याद रखिएगा कि बेसिस क्वेश्चन में या आपको वैसे बता दी जाती है, अब फिलहाल नहीं बताई हुई थी तो हमने बेसिस जो है वो स्ट्रेट लाइन ही चूज कर ली कि हर साल ही इसमें से 20% जो है वो हम रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है जी। तो 5,43,000 लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी में से इतना जो पार्ट है वो हम इनकम के तौर पे रिकग्नाइज जो है वो हमने कर लिया 1,08,750। वो जब हमने इसमें से माइनस किए तो अमाउंट हमारे पास आ गई जो कि लाइबिलिटीज साइड पे आएगी और वो 4,35,000 है। यहां तक की कोई बात किसी को समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है। अनम्यूट तो नहीं करना पड़ेगा फिर सबको? करना पड़ता है सर। वो तो मैंने वो अच्छा चले सर आप अनम्यूट। बार-बार म्यूट हैं। नहीं, वो म्यूट असल में मैंने सेटिंग्स ये रखी हुई हैं, म्यूट वो खुद ही हो जाता है। तो अब तो मैंने खैर बहरहाल सबको अनम्यूट कर दिया है। तो अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना सर चाहें। जो 2 मेथड आपने बताए हुए इसमें दोनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, ए भी और बी भी, कोई भी? आपकी अपनी चॉइस है। एक तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कंडीशंस हैं क्या, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों में थे उसमें से कोई एक मेथड चूज करेंगे, ऑब्वियसली दोनों मेथड्स इकट्ठे जो है वो चूज नहीं हो सकते। हमने तो सर जी जी अगर जैसे अभी आपने क्वेश्चन में कहा कि हम 50% ले लेंगे और अगर उसमें हमें एक सवाल में बताया हुआ है कि हमने मतलब फर्स्ट, अगर उन्होंने हमें बता दी है वेटेज के हर साल इतना इतना देंगे, हाँ जी। तो फिर तो हम दूसरा फर्स्ट वाला मेथड नहीं यूज कर सकते, उस पर हम कैसे लगाएंगे अगर हाँ, ऐसे? उसमें वो क्योंकि वो खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपने ग्रांट को जो है वो हर ईयर सपोज 1-1 लाख रुपए आपने यूज करने हैं पहले 4 साल, और सपोज 5वें साल बैलेंसिंग अमाउंट जितनी भी होगी वो आप सारी की सारी रिकग्नाइज कर लें इनकम के तौर पे, वो ये कह सकता है। तो अब तो वो खुद हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम ग्रांट को जो है वो डिडक्ट ना करें एसेट में से, बल्कि हर साल 1-1 लाख रुपया जो है वो इनकम में ट्रांसफर करते जाएं। अब यहाँ पे 1,08,750 वाली बात उसने हमारे लिए खुद ही चॉइस नहीं छोड़ी है। वो कह रहा है कि भाई 1-1 लाख रुपया रिकग्नाइज करो, आखिरी साल जितना बैलेंस रह गया है सारे का सारा बैलेंस जो है वो इनकम के तौर पे डाल दो तो ठीक है। अगर वो कह रहा है कि नहीं, पहले 3 सालों में 75% ऑफ द ग्रांट आप इस्तेमाल कर लें और आखिरी 2 सालों में रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो ग्रांट के तौर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो ऐसे कर लेंगे। वो कुछ ना कुछ जो है वो हमें गाइड करेगा। फिलहाल क्योंकि उसने कुछ भी गाइड नहीं किया हुआ कि ग्रांट के साथ क्या करना है, तो मैंने कहा कि भाई अगर एसेट की लाइफ 5 साल है
तो ग्रांट की लाइफ भी 5 साल ही हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एसेट की लाइफ से ज्यादा अरसे तक तो ग्रांट हम इनकम के तौर पे रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे, तो 5 सालों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है जी सबको? यस सर। अच्छा, अब मैं अगर आपके पास मेथड ए है तो मैं अब मेथड ए के साथ इसको कंपेयर करने लगा हूं। एंड रिजल्ट दोनों का ही सेम हुआ करता। मसलन जो मेथड ए था, मेथड ए में डेमोराज चार्जेस थे 50,000, इसमें भी डेमोराज चार्जेस 50,000 है, बात एक ही होगी। ठीक है, यहां तक तो सेम है। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज यहां पे 4,35,000 है, जबकि उस मेथड में 4,26,250 था। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 3,26,250 और 50,000, तो 3,76,250 हमारा टोटल एक्सपेंस हो जाएगा अगर हम मेथड ए फॉलो कर रहे होते तो। मेथड ए में यहां मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए जी। मेथड ए अगर फॉलो हो रहा होता तो मेथड ए में जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस हमारे हो गए होते 50,000 प्लस 326,000, तो ये हमारे पास टोटल हो गया 3,76,250। अच्छा, मेथड बी में क्या हो रहा है कि बी में ये हो रहा है कि एक्सपेंसेस तो हमारे 50,000 और 4,35,000 है, तो 50 प्लस 435 जो है ये तकरीबन हो जाते हैं 4,85,000। लेकिन 4,85,000 में से हम डिडक्ट करेंगे जो हमारी इनकम हो रही है, जो कि 1,08,750 की है, तो माइनस करेंगे 1,08,750, तो जो नेट अमाउंट हमारे पास आती है, जो नेट अमाउंट आएगी वो यही 376 वाली होगी जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। 376,250 ही आएगी। इसमें कोई नेट रिजल्ट में एक्सपेंसेस की हद तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेथड ए में जो टोटल एक्सपेंसेस थे, मेथड बी में भी नेट टोटल एक्सपेंसेस उतने ही हैं। तो इनकम स्टेटमेंट की हद तक आप मेथड ए फॉलो करें या मेथड बी फॉलो करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम ही है। ये आपके सामने मैंने लिख के भी बता दिया कि एक मेथड में भी 3,76,250 आ रहे हैं एक्सपेंसेस, और मेथड बी में भी नेट फाइनल एक्सपेंसेस जो हैं वो 3,76,250 ही आ रहे हैं। बैलेंस शीट में अगर आप गौर करें तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो नेट एसेट्स की अमाउंट आ रही है, नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो नेट एसेट्स की जो अमाउंट आ रही है बैलेंस शीट में, मैं इसको इस तरह कर देता हूं कि नेट एसेट्स ही लिख देता हूं। नेट एसेट्स होपफुली सब पहचान ही जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो 10,50,000 इसमें ऐड कर दें 17,40,000 और इसमें से माइनस करें 4,35,000, तो आपके पास नेट अमाउंट कितनी आती है? 1050 माइनस 45, तो ये 23,55,000 ही आती है। और जो आपका मेथड ए होगा, मेथड ए में भी करके देख लीजिएगा, ये मेथड बी है, बी में इतनी वैल्यू आ रही है तो ए में भी इतनी ही वैल्यू आ रही होगी। मेथड ए में भी करके देख लें। ए में जो है वो उसकी वैल्यू कितनी थी?
लैंड की वैल्यू तो यही थी, ए में लैंड की वैल्यू तो यही थी 10,50,000, और जो दूसरा एसेट था उसकी वैल्यू कितनी थी? 13,55,000 ही होगी आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। और तीनों हजरात वैल्यू यही आ रही है? नो सर, 24,05,000 आ रही है। 24,05,000। हो नहीं सकता। सर ये 13,05,000 है सर, 55 नहीं है सर। 13 लाख कितना है? जी सर, अब सही आ रही है, 13,05,000 है। So 21,75,000 माइनस 4,35,000, 17,40 हो गया। ठीक है जी, 21,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये हमारे पास 4,35,000 ही बनता है। ठीक है, 21 लाख, अच्छा ठीक है, और ये 5,43,000, सॉरी 5,43,750 माइनस 1,08,750, 4,35,000 बन गया, और 1050 प्लस 1740 माइनस 435 तो 2355 आ गया। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? ये 13,05,000 और 10,50,000। ठीक है जी, तो 23,55,000 की वैल्यू जो है वो बेशक हम मेथड ए फॉलो कर रहे हों, बेशक हम मेथड बी फॉलो कर रहे हों, जो एंड रिजल्ट है नेट एसेट्स का वो हमारा जो है वो सेम ही आता है। बेशक इनकम स्टेटमेंट हो तो भी फाइनल रिजल्ट हमारा सेम ही आया था, 3,76,000 ही आया था, और यहाँ पे भी 3,76,000 आया था, और बैलेंस शीट में भी मेथड ए फॉलो किया तो भी 23,50,000 वैल्यू आई, और मेथड बी फॉलो किया तो भी 23,50,000 ही वैल्यू आई। तो जो मर्जी मेथड फॉलो कर लिया जाए, राइट ऑफ मेथड फॉलो करें या हम जो है वो लायबिलिटी मेथड फॉलो करें, एंड रिजल्ट जो है वो नेट इफेक्ट और एंड रिजल्ट जो है वो दोनों मेथड्स का सेम ही आता है, चेंज नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। किसी को बात समझ में ना आई हो? सबको क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम बात को फिर ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ये वाली बात तो सबको वो समझ में आ गई ना कि आज टाइम डिसाइड हम लोगों ने सबने कर लिया है कि कितना है? सर क्विज का? हाँ जी, हाँ जी, सर कह रहे थे ना बच्चे 10 बजे। ठीक है, बस यानी अगर आप लोग एग्री हैं तो बस फिर 10 बजे फिर मैं टाइम लॉक कर देता हूँ। सर वो जो बोरिंग कॉस्ट के 2 क्वेश्चन आपने कराए थे ना, 2 3 कराए थे, उसी तरह के आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, सर वो क्वेश्चन 13 करवा रहे हैं। हाँ वो अभी क्वेश्चन 13, बस अभी ये टाइम हमारा खत्म होने लगा है, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो जैसे ही ये ज्वाइन करते हैं तो फिर हम 13 को देख लेते हैं जो आप कह रहे हैं।
ठीक है? सही है। सर मैंने भी एक दो सवाल पूछने हैं। जी जी।